पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छतौनी थाने का और माफिया और 18 मामलों का आरोपी नरेश पांडे के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, नेपाली करेंसी, लोडेड कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतल और भारी मात्रा में आभूषण और जमीन के भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल कुमार को भी गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी से, जहां पर 18 मामलों का आरोपी नरेश पांडे के घर पर छापेमारी हुई है। आप तस्वीरें देखिए, जहां चारों तरफ नोटों की गड्डियां आपको दिखाई दे रही होंगी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, नेपाली करेंसी, लोडेड कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतल और भारी मात्रा में आभूषण और जमीन के भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल को भी गिरफ्तार किया है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। अवनीश, नोटों की गड्डियां स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, क्या पूरा मामला सामने आया है छापेमारी में और क्या खुलासे? मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और नरेश पांडे नाम के अपराधी के घर पर बड़ा रेड हुआ है। रेड में 16 लाख रुपए कैश मिले हैं, नोट गिनने की मशीन, कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतलें, फिर मात्रा में आभूषण और काफी संख्या में कागजात मिले हैं। देखिए, इनका भूमाफिया भी है कि लगभग कई तरह के कारोबार भी हैं। इस पर 18 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तो वैसी स्थिति में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है और लगभग 4 घंटे रेड चली है और इस रेड में प्रशिक्षु डीएसपी में और भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं, नेपाली करेंसी बरामद हुए। तो वैसी स्थिति में अपराधियों पर बड़ा एक्शन जो है वो मोतिहारी पुलिस का हुआ है। लगातार पुलिस की कोशिश है कि वैसे अपराधी जो बड़े मामले में फरार चल रहे हैं या बड़ी घटना को अंजाम हैं या उस पर है, और इसी कड़ी में कार्रवाई हुई है। नरेश पांडे का भूमि से भी जुड़ा कारोबार है, कई भूमि मामले। वैसी स्थिति में पुलिस, लेकिन नरेश पांडे की गिरफ्तार है पुलिस अब गिरफ्तार करने। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अवनीश। खबर पटना से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जानीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक घर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार को बरामद किया है। साथ ही हथियार बनाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विजिट करते हैं तो वहां से उन्होंने मंजूर हसन पिता जलील महरूम के घर को घेराबंदी करी एवं विधिवत छापेमारी किया, जिसमें वहां से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, एक देसी कट्टा का बॉडी बरामद हुआ, साथ ही साथ एक देसी कट्टा का बैरल बरामद हुआ और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए तथा एक काले रंग का टूल बॉक्स बरामद हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स थे जिनसे हथियार बनाने का कार्य किया जाता था। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर कुरवन पद पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाफ एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी अखिलेश सदा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस से उलझ गया और दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब अखिलेश सदा को पकड़ा तो वह पुलिस से ही भिड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग करते हुए उसके पैर में एक गोली मार दी। फिलहाल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। बेलदौर थाना के एक अफसर और 2 उनके साथ फोर्स थी। जब चेकिंग के क्रम में 3 व्यक्ति आते हैं, वो संदेहास्पद स्थिति में होते हैं। पुलिस के द्वारा उनको रोका जाता है, लेकिन पुलिस के साथ उनका वो उलझ जाते हैं और पुलिस के साथ मारपीट करने की कोशिश भी उसमें उनके द्वारा की जाती है। और इसी क्रम में उनके द्वारा जो पुलिसकर्मी की पिस्टल थी उसको छीन कर भाग जाते हैं, मोबाइल फ़ोन को भी। तुरंत इसकी सूचना SHO बेलदौर द्वारा कंट्रोल रूम को दी जाती है। तत्पश्चात इसमें जो पिस्टल को लेके भागा था अभियुक्त अखिलेश कुमार सन ऑफ लालू सदा, जो कुरवन वार्ड नंबर 4 थाना बेलदौर जिला खगड़िया का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। पिस्टल भी इसमें बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ जो मोबाइल फ़ोन को लेके भागा था उसको भी बरामद कर लिया गया है। गया जिससे बड़ी खबर, जहां स्कूल जा रहे 3 बच्चों पर ठनका गिरा है। एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 बच्चे झुलस गए हैं। दोनों बच्चों का शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में इलाज जारी है। शेरघाटी के बिल्डिया गांव का यह मामला सामने आया है, जहां स्कूल जा रहे 3 बच्चे जिन पर ठनका गिर गया। एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन,
ठनका के शिकार ये बच्चे हुए, एक बच्चे की मौत हो गई है, दो की बाकी की हालत कैसी है? जी, दोनों बच्चे की हालत जो है वो चिंताजनक है और अनुमंडलीय अस्पताल से उसे रेफर कर दिया गया है मगध मेडिकल अस्पताल में। फिलहाल दोनों बच्चों का इलाज जारी है। और आपको बता दें कि ये सभी तीनों बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह में जा रहे थे, तभी अचानक मतलब कि मौसम बदला और तेज आवाज के साथ जो है वो बारिश होने शुरू हो गई और अचानक जो है वज्रपात भी गिरने लगा। इसी दौरान जब तीनों बच्चे जो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में ही वज्रपात हुआ और वज्रपात से एक बच्चे की तो तीनों बच्चे जो वहां पर झुलस गए। हालांकि एक बच्चे को अस्पताल ले जाएगा तो वहां पर जो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दो बच्चे बुरी तरह से झुलस गए थे उसे आनंद फरन में अनुमंडलीय अस्पताल सरघाटी में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल जिनके मृतक के जो परिजन है उनका काफी रो का बुरा हाल है। फिलहाल जो बच्चे हैं उनकी बेहतर जो जांच है वो जारी है। जी चलिए, शुक्रिया एलन इस अपडेट के लिए आपका। दरभंगा के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। जांच के दौरान दो कथित ऑडियो कॉल सामने आए हैं जिसने पूरे घटनाक्रम को बेहद पेचीदा बना दिया है और अब पुलिस जांच का मुख्य केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य बन चुका है। पहला ऑडियो की इस कथित बातचीत में मृतका अमृता खुद जहर खाने की बात कह रही है। ऑडियो आपको सुनाते हैं। अरे मत करो ना प्लीज, मत करो ना, हम पड़ोसी को फोन कर रहे हैं, मत करो प्लीज। अरे अमृता क्या कर रही हो यार, प्लीज मत करो ये सब यार। कैसे तुम यार, हम तुमसे बात कर रहे थे उसको कैसे कर ली यार, प्लीज मत करो। हेलो सुनो ना मनोज, तुमको माफी मांगते हैं, प्लीज मत करो। सुनना, अच्छा हाँ हमको कथी करोगे, हम तो खा चुके हैं। माफी मांग रहे, डॉक्टर के पास जाओ, एक दांत के पास, प्लीज एक दांत के पास जाओ, माफी मांगते हैं अमृता, तुमसे माफी मांगते हैं। सुनो ना, एक मिनट सुन, माफी मांगते हैं अमृता, प्लीज डॉक्टर के पास। एक मिनट सुन, बोलो बोलो। कौन डॉक्टर के पास? हम बच ही नहीं पाएंगे मनोज, आप हमें फालतू में ले जा रहे हैं। नहीं बचा पाइएगा जी आप, कहाँ हमको ले जाइएगा बताइए ना। रेमन एक दांत के पास ले जाओ, हम हाथ जोड़ के अमृता, तुम्हारे हाथ पर जोड़ते, प्लीज अमृता, प्लीज अमृता, हम हाथ पर जोड़ते तुम्हारे, अमृता मत करो प्लीज। क्या कर रही हो यार, तुम्हारा क्या हो जाता है तुमको, प्लीज अमृता, प्लीज अमृता, प्लीज। हाँ भैया, अभी तो हम दरभंगा से फ्री हुए, अब हम निकल रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें, तो हमको समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखिए बात ये है कि अभी हम फिर जाएंगे, वो अगर मारपीट की फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, चॉइस ही नहीं करता है, उसका दिमाग खराब होता है, किसी का नहीं सुनती है ना। वो विजय भैया भी डांटे, हम भी डांटे हैं, अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विजय भैया भी हमको यही बोले कि आप जाइए ना, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब हम यही कह रहे हैं कि आप तो कोई भी भैया को भेजिए, हम साथ में लेके चलते, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हम साइकेट्री डॉक्टर के पास। ऐसे नहीं चलेगा काम, रह के घुर के एकदम एक मिनट पे इसको गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। गुस्सा किस बात का? बिना बात का। प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, जो बातचीत और ऑडियो का मामला सामने आया है, ये अब क्या इशारा कर रहा है? जी, कहीं न कहीं जो पहले जो बताया गया था कि अवैध प्रेम संबंध को लेकर वीडियो फंसे थे, जिसको लेकर फिर पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी, तो वीडियो पर ये आरोप लगा था, उनके परिवार पर आरोप लगा था कि अमृता की हत्या कर दी गई है ससुराल पक्ष के द्वारा। हालांकि इस मामले में वीडियो को हिरासत में भी ले लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बॉन्ड पेपर पर छोड़ दिया गया है, पे बॉन्ड पे। उसके बाद जो है यह एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले में मैंने मुजफ्फरपुर एसएसपी से भी बात की है, उन्होंने बताया है कि ये ऑडियो आया है, तो इसकी जांच हम फिलहाल कर रहे हैं कि क्या यह वाकई उन लोगों की बातचीत का ही अंश है या फिर कुछ और भी है। वहीं परिजनों से भी मैंने लड़की पक्ष के जो लड़की के भाई हैं राजकुमार, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था, उनसे भी मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने बताया है कि संभवतः वो कुछ अंश से उन्होंने ऑडियो का वायरल किया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि जो पूरा मामला है, क्योंकि ये आरोप हमेशा से परिवार के लोग, जो अमृता के परिवार के लोग हैं, वो लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम से प्रसंग का तो मामला था ही और इसी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी में जो है उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। तो यह ऑडियो सामने आया है। हालांकि परिवार के लोगों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये ऑडियो उनके ही की तरफ उनका है, उनसे बातचीत का है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हो सकता है अगर कुछ हिस्सा भी होगा
तो कई बड़ी बातें जो हैं जो उसे छिपा ली गई होगी, उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑडियो सामने आया है तो एक नया मामला जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या लड़की ने सुसाइड किया था, क्योंकि एक ऑडियो में क्लियर यह भी बातें सुनने को मिल रही है कि लड़की जो उस ऑडियो के अनुसार कहा जा रहा है कि उसने जहर खा लिया है और लड़का उसे रो रो कर मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि यह सब जानबूझकर साक्ष्य जुटाने के लिए इस तरह की बातें कही गई है, लड़की पक्ष का कहना। जी चलिए, शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पहले वीडियो पर कई आरोप लगे थे। मायके वालों ने कहा था कि जिस तरीके से मौत हुई है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, लेकिन अब ऑडियो कुछ और ही इशारा कर रहा है, जिसमें वीडियो अपनी पत्नी को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से तराई के मैदानों की ओर पानी के बहाव के कारण सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है, वहीं गोपालगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उधर बक्सर और मुजफ्फरपुर में भी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। बेतिया में लगातार बारिश के बाद पश्चिम चंपारण के दुर्गम दोन क्षेत्र के 22 गांवों का संपर्क मुख्यालय से लगभग कट गया है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। मुख्यालय पहुंचने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित अस्थायी आवागमन की व्यवस्था की मांग की है। मेरा गाँव औरैया है और मेरा जो साथी है ना वो पीछे बैठा है, उसका तबीयत ख़राब है, लेकिन अब जा रहे हैं रामनगर दवा कराने के लिए। अब पता नहीं कब लौटेंगे, उसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। कितना नदी पार करके जा रहे हैं? 5-6 नदी पार कर ना। अब बसरते कितना बाइक हम लोग निकाल रहे हैं इधर से, कितना मदद करे, अपना खेती में जाए कि बाइकें निकाले। निःशुल्क मदद करते हैं लोगों। हाँ, हम लोग थारू है भाई। क्या नाम है आपका? हम नागेंद्र महतो। हम लोग कितना नदियां हैं इधर? लगभग 25 नदी होगा महाराज। एगुड़े नदियां है वो। बरसात के दिनों में जब तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करते हैं? हम लोग खटिया में बोक के ले जाते हैं। नेपाल के जलग्रहण इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर शिवहर में दिखने लगा है। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। माइकिंग कर लोगों को सतर्क रहने, तटबंधों से दूर रहने और बच्चों को नदी किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बागमती नदी में पिछले 48 घंटों में लगातार पानी बढ़ रहा है, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा माइकिंग कराई जा रही है कि सबसे पहले छोटे बच्चे बांध के किनारे न खेलें और नदी में न जाएं। साथ ही जो लोग नैया पार करके दूसरी ओर खेती करने जाते हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि छोटी नैया का इस्तेमाल न करें। ऐसी सभी नैया को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह जागरूकता फैलाया जा रहा है कि बागमती नदी बहुत वेग के साथ बढ़ती है, इसलिए यथेष्ट सतर्कता बरतें। मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब नदी चेतावनी स्तर से महज 6.27 मीटर नीचे बह रही है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 1 मीटर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 66 स्थानों पर राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं। पॉलीथीन शीट, सूखा राशन, पशु चारा और अन्य आवश्यक सामग्री का भंडारण कर लिया गया है। साथ ही नाव, गोताखोरों और आपदा मित्रों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह हुआ। प्रशांत किशोर को इस बीच बड़ा झटका भी लगा। जनसुराज के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिट्टू सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बांकीपुर से बिट्टू सिंह उम्मीदवार थे।
केसी सिन्हा भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वो बड़े चेहरे थे जो जिसके भरोसे लगातार आगे बढ़ने की बात प्रशांत किशोर कह रहे थे। जन स्वराज के कई कार्यकर्ता भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह था और इस दौरान प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि जन स्वराज के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बिट्टू सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिसको बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बनाया था। तो प्रशांत किशोर को यह बड़ा झटका लगा है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का, और ऐसे में कई जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार उनसे छिटकते रहे और बीजेपी का दामन इन बड़े चेहरों ने थाम लिया है और बीजेपी की मजबूती एक बार फिर से दिखाई देगी। बांकीपुर का उपचुनाव जो बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से भी। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था प्रशांत किशोर ने, आज वही साथी अब बीजेपी का हो गया है। बीजेपी के कार्यक्रम मिलन समारोह कार्यक्रम से और क्या तस्वीरें सामने आई? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की विशेष ये रणनीति है और कहीं न कहीं इसका एक बड़ा झटका भी जन स्वराज को और प्रशांत किशोर को लगा है। चूंकि पटना के उन क्षेत्रों से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और ठीक उसके बगल का जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो उम्मीदवार थे इस पार्टी के, जन स्वराज पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और खास तौर पर जो दोनों नेता है केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। इन्होंने सदस्यता भी भारतीय जनता पार्टी की ले ली है। एक औपचारिक जो मिलन समारोह है बस वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो तैयारियां थी बीजेपी की, खास तौर पर जो रणनीति बनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उस रणनीति के तहत एक कहीं न कहीं बड़ा निर्णय कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव और कुम्हरार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो उम्मीदवार थे जन स्वराज के, वो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में वो पहुंच चुके हैं कार्यालय में। तो एक कहीं न कहीं एक झटका कहा जा सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को कि चुनाव के ठीक पहले जो पार्टी के दो बड़े नेता पटना शहर के, दोनों भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी बांकीपुर का चुनाव जीत चुकी है। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 वोटों से जीते। ये जीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को एक तोहफा होगा। देखिए, जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, बांकीपुर का चुनाव हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 51,000 से जीते थे। हमारी ताकत है, कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 से जीते। तो ये बांकीपुर की जनता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक तोहफा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जनता तोहफा देगी। तो देखिए, अजय आलोक उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछली बार तो ये आंकड़ा अंतर 50,000 का था, लेकिन इस बार 60,000 से ज्यादा वोटों से नीरज सिन्हा जीतेंगे। बढ़ते आगे, सासाराम पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता पहले ही आरजेडी को नकार चुकी है और तेजस्वी यादव सिर्फ एक सीट के सहारे विपक्ष के नेता बने हुए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि बांकीपुर एनडीए की मजबूत सीट है और विकास कार्यों में दम पर इस बार भी एनडीए की जीत तय है। पहले भी हम लोगों ने चुनाव जीता है एनडीए ने, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जिनको उम्मीदवार खड़ा किया गया है, एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। लगातार उस सीट पर एनडीए के ही उम्मीदवार जीतते रहे और जो काम किया है हम लोगों ने 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी काम हो रहे हैं, उस काम से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से वर्चुअल माध्यम से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही सभी कॉलेजों में आज से नियमित पढ़ाई भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। नए कॉलेज खुलने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और छात्राओं को अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए
दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज देश और बिहार के लिए गौरव का दिन है। आज एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोला गया। ये बढ़ते हुए बिहार की तस्वीर दिखाती है। नीतीश जी ने जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा हो रहा है। विक्रमशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि तो सीएम सम्राट चौधरी ने आज शुभारंभ किया है 211 नए डिग्री कॉलेजों का, और आज से पढ़ाई भी इन कॉलेजों में शुरू हो गई है। प्रखंड स्तर पर भी अब जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे, दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों में उन्हें नहीं जाना होगा। भागलपुर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है, और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ, और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साहब। अभी इंडस्ट्री के लिए लगभग 400 एकड़ बगल में ही जमीन हम लोगों के पास उपलब्ध है, और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए। हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है, और आप सोचिए पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है, और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि 25 तारीख को, जिस दिन मेरा 100 दिन तो 24 तारीख को पूरेगा, लेकिन जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जितनी भी बहनें हमारी बच गई हैं सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। तो वहीं भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि आज इतिहास रचा जा रहा है। इसी धरती से शिक्षा का नया प्रकाश पूरे बिहार को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम है। साथ ही आज का दिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। गोड़ाडीह की इस धरती पर नया इतिहास लिखा जा रहा है, नई इबारत लिखी जा रही है। आपको पता होगा कि जिन 211 महाविद्यालयों की शुरुआत के कार्यक्रम का जिक्र आप सुन रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके इस गोड़ाडीह के कार्यक्रम को उन सभी 211 जगहों पर विभिन्न प्रखंडों में पूरे बिहार में लोग आज गोड़ाडीह को देख रहे हैं। तो आप सब लोग तो इस माने में भाग्यशाली हैं कि आज गोड़ाडीह के इस धरती से जो शिक्षा का प्रकाश पुंज फैलेगा चारों तरफ, वो पूरे बिहार को आलोकित करेगा।